नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आसिफ राशिद और तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। कौन कौन सी खबरें आज अगले 40 घंटे तक रहने वाली हैं कि 40 मिनट में पूरी तरह से आपको दिखाएंगे कि पूरे दिन का लेखा जोखा क्या है। लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत करेंगे एआई समिट को लेकर, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज मंडपम में एआई समिट होने वाला है और बहुत खास ये एआई समिट रहने वाला है। और ये भी बताते चले कि एआई इम्पैक्ट समिट, बिल गेट्स अब भारत पहुंच गए हैं, यानी कि एआई समिट को लेकर बिल गेट्स के साथ मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया कि 36 देशों के साथ जो समझौते हुए हैं वो अपनी शर्तों पर हुए हैं। किसी भी समझौते के साथ यहां पर आप देखिए खिलवाड़ नहीं किया गया है, आम जनता की किसी भी भरोसे को तोड़ा बिल्कुल नहीं गया है। तो एआई समिट आज दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर शुरू होने वाले इस समिट पर सबकी नजरें, वहीं दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस आज है 79, आज 79 साल पूरे हो गए और गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले संबोधन किया है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने और जो कुछ 10 नवंबर 2025 को हुआ वैसी दोबारा घटना ना हो, नुकसान से बचा जाए, इसके लिए आज फिर से उन्होंने साफ संदेश दिया है। सीमा पार भी के सख्त और बड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी जो दिल्ली के अंदर सुरक्षा के दायरे को भेदने के प्रयास करते हैं। उसके बाद आपको गुजरात लिए चलेंगे। गुजरात की अहमदाबाद में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इससे पहले आपने देखा था कि अहमदाबाद में बार बार धमकियां किस तरह से आ रही थी, क्योंकि मेल के जरिए धमकियां दी जा रही थी। लेकिन अब लगातार पुलिस जो है वो मुस्तैद हो चुकी है। डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। स्कूलों को खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके साथ जिस तरह से ये धमकी भरी बातें सामने आ रही है, इस पर अब नजर गड़ाना जरूरी है कि आखिर परिस्थितियां क्या कुछ बन रही है। क्योंकि अहमदाबाद से इस वक्त आपको खबर दिखा रहे हैं कि कैसे बार बार धमकियों का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। इसके अलावा न्यूज रूम लाइव में पश्चिम बंगाल भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर राजनीति चरम पर है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर के मुद्दे के बीच 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। और यह कार्रवाई की गई है चुनाव आयोग की तरफ से उस समय जब इसके ठोस सबूत मिले हैं कि सबने अनियमितताएं की हैं, गड़बड़ी की है। इन आरोपों के बीच अब मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट ने करनी है उसके लिए कह दिया गया है। लेकिन ये पहला इस तरह का मामला है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या किसी देश के अन्य हिस्से में इस तरीके से एसआईआर चल रहा हो और उस बीच अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करना पड़े। चलिए तो शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लेकिन इससे पहले संभल में यहाँ एसओजी की टीम किस तरह से पहुंची है और कैसे वहां पर आगे की पूरी कार्रवाई को तेज कर दिया गया है, ये आपको दिखाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार निलंबित संभल में एसओजी टीम को आप देखिए किस तरह से किया गया और अब ये सस्पेंशन जैसे ही हुआ है सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारी सस्पेंड होते हैं, लेकिन संभल तक आप देखिए ये गूंज किस तरह से पहुंच जाती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आप देखिए किस तरह से बिल गेट्स भारत पहुंच गए हैं और एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। भारत मंडपम में एआई समिट जो है वो यहाँ पर होगा, इम्पैक्ट समिट होगा। आज शाम 5 बजे एआई इम्पैक्ट का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। 2.5 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स आने की उम्मीद है। अब दिल्ली से बड़ी अपडेट है, जहां पर भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहे हैं। भारत की तरफ से आप देखिए कैसे इस पर बड़ी निगाहें टिकाई गई हैं और समिट की जो थीम है यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी गई है। तो वेन्यू से आप देखिए किस तरह से बड़ी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपनी बात को सामने रखा गया और आज शाम इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन भी करेंगे। और इस साल का, पिछले साल का और इन 2 सालों के दौरान सबसे बड़ा ये समिट है। 300 से अधिक एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे। एआई कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जानकारी देंगे और इस समिट का मकसद ये भी है कि एआई इकोसिस्टम पर चर्चा हो। इसके अलावा इसके प्रभाव, इसके फायदे, इसके नुकसान, उन पर चर्चा होगी। आने वाले खतरों को कैसे कम किया जाए, इसके प्रयास पर भी चर्चा की जाएगी। इस समिट के दौरान रोजगार को लेकर चर्चा होनी है और लंबे समय से कई सीईओज, एआई रिसर्चर्स द्वारा अलग अलग प्रभाव और नौकरियों पर आने वाला जो खतरा है उस पर बात की जाएगी और वो जो संदेह है कि एआई के आने से नौकरियां खत्म हो रही हैं उस पर बात की जाएगी। इसके अलावा सीईओज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर्स को आमंत्रित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव पर एक बात, लेकिन कैसे सकारात्मक ढंग से इसका उपयोग हो, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस दौरान ये भी चर्चा होगी कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के कारण जो पर्यावरण पर हो सकता है कि नकारात्मक प्रभाव हो, उस पर चर्चा की जाए। और जिन लोगों ने विशेष रूप से इसमें बोलना है, जो मुख्य स्पीकर्स हैं, जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने उद्घाटन भी करना है, पहले स्पीकर है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन नंबर 2 पर। 3 नंबर पर भारतीय मूल के सीईओ जो इस समय गूगल के हैं, सुंदर पिचाई।
मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड एमडी रिलायंस इंडस्ट्रीज चौथे बड़े स्पीकर हैं। सैम ऑल्ट्समैन सीईओ ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। शांतनु नारायण सीईओ एबीडी के हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो एमएन सीईओ क्लॉकरोम के आज के कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एलेक्जेंडर वोंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एआई मेटा के। इसके अलावा प्रत्यूष कुमार, विवेक राघवन जो सह संपादक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरमन के, और विशाल सिक्का संस्थापक और सीईओ विन्याय के, यानी एआई रिसर्चर्स प्लस उन तमाम लोगों को आज एक मंच पर बुलाया जाएगा जहां पर सब अपने अपने विचार रखेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर भारत सबसे ज्यादा उत्सुक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर किए पोस्ट में इसको अत्यंत गर्व की बात बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एआई इंपैक्ट समिट जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, दुनिया भर के लोग भारत पर नजर बनाए हुए हैं और भारत आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी और गर्व की बात है। इससे हमारे देश के युवाओं को कम से कम सामर्थ्य और ये भी पता चलेगा कि उनकी इस समय जो उनमें क्वालिटीज़ हैं उनको निखारने का एक मंच से मौका मिलेगा। उस अवसर पर इस बात का भी ये प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के मुताबिक भारत मंडपम में दिल्ली के अंदर एआई जो इम्पैक्ट समिट है शाम 5 बजे शुरू होगा। जब इसको भारत होस्ट कर रहा है तो मैं इस समिट के लिए दुनिया भर के तमाम लीडर्स, इंडस्ट्री और इसके अलावा जितने भी लोग खास तौर से जो कैप्टन्स हैं, इनोवेटर्स हैं, साथ साथ पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या तकनीक से जुड़े लोग हैं, तमाम लोगों को जिनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और वैसे तो शुरुआत जब एक बड़े दौरे से हो रही है, थोड़ी देर में मुंबई भी आपको ले चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ह्यूमन स्ट्रेटेजिक, प्रोग्रेसिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से इस्तेमाल हो कि इंसानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना हो, नौकरियां खत्म ना हो, बढ़ते खतरों को कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री के एक्स पर लिखे गए शब्दों के मुताबिक 1.4 बिलियन लोगों की वजह से हमारा देश एआई बदलाव में सबसे आगे है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और इसके अलावा कटिंग एज जो रिसर्च तक है, एआई हमारी तरक्की, एम्बिशन और जिम्मेदारी दोनों को प्रधानमंत्री के मुताबिक दिखाता है। तो फिलहाल एआई समिट जो होने वाला ये बहुत फायदेमंद का सौदा है। यानी कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि आखिर जो डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिर आयात निर्यात को लेकर जो बड़े समझौते हो रहे हैं, किन शर्तों के आधार पर हो रहे हैं, तो लेकिन एआई समिट को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि समझौता किसी के साथ नहीं किया जाएगा, आम जनता के हित को आगे रखकर काम किया गया है। तो बिल गेट्स दिल्ली पहुंच चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एआई इम्पैक्ट समिट में यहां हिस्सा लेंगे और उसके बाद भारत मंडपम में ये एआई इम्पैक्ट समिट होगा और फिर कई अहम समझौतों पर भी आप देखिए हस्ताक्षर आज हो सकते हैं। आज शाम 5 बजे एआई इम्पैक्ट का उद्घाटन होगा। The amount of investment in technology over the last 20 years has grown on an average worldwide at about 7 or 8% year on year. And if you look at the projection, the amount of investment in technology is going to grow but between 11 and 14% year on year, depending on what industry you want. So on one side, we are automating a lot. On the other side, the investment in technology is going up. So what does it mean? What it means is there is a significant change in skills, exactly the way it happened in industrial age, that we needed what we call sub-skills. In the AI age, we need what we call the macro skills. What does that mean? That means that having a knowledge of something or being able to do a sub-skill is passé, it is not needed. To be able to reimagine, or I call them reimagineer, to problem solve, and to imagine a solution of a problem which nobody else has been able to solve is the new skill which is required. चलिए, ये तो एक तरफ की खबर है। समिट पर थोड़ी देर में हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली भी, चूंकि कार्यक्रम अभी शुरुआत होनी है और मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज का दिन बेहद खास पुलिस के लिए भी है और आज स्थापना दिवस है दिल्ली पुलिस का। और थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं और अपने संबोधन में देश की सुरक्षा, खासतौर से राजधानी के अंदर बढ़ते चैलेंजेस और खतरों को कम करने के लिए न केवल आंतरिक मामलों पर काम होगा बल्कि सीमा पार भी बगैर नाम लिए एक संदेश देने की कोशिश मंच से हुई। प्रथम चरण में दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए 2000 से अधिक कैमरे लगाए जाएंगे गृह मंत्री के मुताबिक, और दिल्ली पुलिस के इस कार्यक्रम में बोलते हुए उनके मुताबिक 10,000 कैमरे दिल्ली के अंदर इस वक्त लगाए जाने का सरकार का एक प्लान है जिससे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। और याद रखिएगा 10 नवंबर 2025 को जो कुछ हुआ उसके बाद सिक्योरिटी में चूक की बड़ी बातें की गई जिस पर गृह मंत्री ने खुद जायजा लिया और उनके मुताबिक उन्हें अटूट विश्वास है कि सेफ
सिटी योजना के तहत दिल्ली को सब लोगों के लिए जो बाहर से आए या स्थानीय लोग हों सबको सुरक्षित महसूस कराया जाए। इसके लिए गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगी। आज सुबह सुबह स्थापना दिवस पर जब परेड हो रही थी तो इस समय फ्लैग होस्ट भी किया गया है। परेड की सलामी खुद गृह मंत्री की तरफ से ली गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिल्ली यहां मौजूद थे और कार्यक्रम को संबोधित भी गृह मंत्री अमित शाह ने। 10 नई परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के स्टॉल का भी कुछ ही समय के अंदर आज लोकार्पण होगा। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसके पहले चरण का लोकार्पण करने का काम भी हुआ है। लगभग 857 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर C4I दिल्ली की पुलिस के 79वें स्थापना दिन पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वाद एकीकृत होगी। 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में वो अपराधी को दंड देने का मतलब जो पीड़ित है उसको न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में हम समाप्त करने की व्यवस्था कर देंगे। ये कानून के अंदर बच्चों और अपराधों के लिए, महिलाओं पर अपराधों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। EFIR और 0 FIR को कानूनी संबल दिया गया है। ICGS के तहत पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक साइंस, अभियोजन और कारागार इस सभी को जोड़कर उनकी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम कर दिया है। छोटे अपराधों में दंड के रूप में सामुदायिक सेवाओं को पहली बार कानूनी जामा पहनाया गया है। 7 साल या अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक विजिट को अनिवार्य कर दिया गया है। देश के कानूनों में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। देश छोड़कर भागे अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया की व्यवस्था की गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनके मामलों में सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, इस सभी के लिए ये व्यवस्था लागू होगी। घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्तियों को भी कुर्क और जब्त करने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को उसको एक नए प्रकार से इस कानूनों में महत्व दिया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा को विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने का काम किया गया है और छोटे मोटे कम अपराध वाले मामलों में समरी ट्रायल का भी प्रोविजन किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों में सबसे आधुनिक हमारी न्याय संहिताएं होगी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल देरी कम होगी, सजा का दर भी बढ़ाने में हमें बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जब ये कानून पूर्ण रूप से लागू होंगे, हमारे देश का दोषसिद्धि का दर लगभग 75% से ऊपर
80% के ऊपर ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। असम, हरियाणा, गुजरात, कई सारे राज्यों में जहां अभी पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ और अभियोजन से जुड़ा हुआ हिस्सा अभी हो रहा है, परंतु फिर भी 20% से ज्यादा दोष सिद्धि के दर में वृद्धि देख पा रहे हैं। ये 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक है। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी अमित शाह लगातार अपने सुरक्षा बलों की आप देखिए किस तरह से बात सामने रख रहे हैं कि कैसे यहां पर सीमाओं की रक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही 79वां जो स्थापना दिवस दिल्ली के अंदर मनाया जा रहा था उसमें अपना संबोधन दिया और किन परियोजनाओं को शुरुआत की गई है और किस तरह से रखी गई है वो सबके सामने रखी। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर गुजरात में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अहमदाबाद में कई स्कूलों को ये बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है और धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके के अंदर हड़कंप मच गया है। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है स्कूल में मौजूद है। अहमदाबाद के 3 स्कूलों को एक बड़ी धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई और स्कूल को आप देखिए जो ईमेल प्राप्त हुआ है उसमें 1:11 पर बम से उड़ाने की चेतावनी जारी कर दी गई है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। तो स्कूलों में डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड और ये तमाम टीमें पुलिस वहां पर पहुंची है, व्यापक जांच शुरू कर दी गई। अहमदाबाद के 3 स्कूलों को एक बम भरा आप देखिए बम से बड़ा उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है, यानी कि धमकी भरा जो ईमेल है वो यहां पर आया है और उसके बाद आप देखिए तफ्तीश किस तरह से, इससे पहले भी कई बार इस तरह की धमकियां आई हैं, ईमेल को खंगालने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक बार फिर से तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर डॉग स्क्वाड को लाया गया है, बम डिस्पोजल टीम को लाया गया है और चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। स्कूलों को खाली करने के बाद वहां पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन स्कूल को आप देखिए जो ईमेल यहां पर मिला है उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि स्कूल को बम से उड़ाया जाएगा। 1:11 पर यह पूरी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले ही पुलिस टीमें हरकत में आते हुए गंभीरता से कार्रवाई को तेज किए हुए हैं। परवेज कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह से धमकी भरे ईमेल आ चुके हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस वहां पर और प्रशासन? जी बिल्कुल आशा जी, आपको बता दें कि जिस तरह पहले भी गुजरात की कई स्कूलों को ईमेल में बम से उड़ा देने की धमकियां मिली थी, तो आज एक बार फिर गुजरात के बड़ौदा और अहमदाबाद की कई स्कूलों में इसी तरह के मेल आ चुके हैं और इसमें धमकी दी गई है और खास करके इस मेल के अंदर
अमित शाह और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को टारगेट बनाया गया है और इनको जो है वो हमला करने की इनके ऊपर जो है वो बात मेल में लिखी गई है और इस मेल के चलते हुए अहमदाबाद और बड़ौदा के पूरी तरह से सभी टीमें सतर्क हो चुकी है। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, बम स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, साथ में पुलिस के जो है अधिकारी स्कूलों में पहुंच चुके हैं और फिलहाल स्कूलों को खाली कराया गया है और स्कूलों के सभी जगहों की जांच की जा रही है। और ये मेल कहां से आया है, किसने किया है, उसके ऊपर भी खास निगरानी रखकर उस दिशा में भी जांच की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज कुरैशी हमारे साथ थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर दिल्ली के बाद इस तरह के अहमदाबाद को निशाना बनाया गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करते हैं जहां से इस समय खबर आ रही है। रामविलास पासवान ने एक विवादित बयान दिया है। तेजस्वी यादव माफी मांगे। रामविलास पासवान का अपमान करना बंद करें तेजस्वी, ये राजू तिवारी की तरफ से कहा गया है। और साथ ही बताते चलें कि बिहार विधानसभा में जमकर इस वक्त हंगामा हो रहा है। वहां पर आप देखिए किस तरह से रामविलास पासवान को लेकर विवादित बयान जो दिया गया है उस पर आरएलएम की तरफ से लगातार टिप्पणियों का दौर शुरू कर दिया गया है। बिहार विधानसभा के अंदर ये हंगामा हुआ है और रामविलास पासवान को लेकर ही बड़ी बात कह दी गई, जिसके बाद पलटवार राजू की तरफ से किया गया है और अब तेजस्वी यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया। और साथ ही ये भी बताते चले कि आपने देखा कि बिहार के अंदर सियासत चरम पर चल रही है, चाहे वो नीट छात्रा को लेकर हो या फिर सियासत जिस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर हो। क्या कानून की तरफ से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल उठाया गया है। लेकिन आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से हंगामा हुआ, जिसमें रामविलास पासवान का अपमान करना बंद करें तेजस्वी, राजू की तरफ से ये कहा गया और अब जमकर यहाँ पर हंगामा हो गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जेडीयू और आरएलएम की तरफ से, एलजेपी की तरफ से जो बड़ी बात रखी गई थी, फिलहाल गठबंधन में सरकार वहां पर चल रही है, एनडीए की सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आरजेडी की तरफ से जो बड़ी तंजबाजी वहां पर चल रही है, तंज बड़े बड़े कसे जा रहे हैं, निशाने साधे जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि सरकार पर कानून व्यवस्था को सही नहीं चलाने की वजह से भी सवाल उठा दिए गए, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा गया कि कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से चलाया गया है, विकास की राह पर बिहार को आगे बढ़ाया गया। लेकिन रामविलास पासवान पर इस तरह से टिप्पणी करना अब गलत है। मांग का की जा रही है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यहाँ पर माफी मांगे, अन्यथा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। के लिए काम किया है हमारे नेता 50 साल राजनीतिक वेदा करियर आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया है और उनके बारे में किस तरह से उनकी दल की सोच है, उनके नेता की सोच है, बेचारा शब्द ये दर्शाता है कि वो उनकी सोच आज सदन चल रहा, कहीं दिख नहीं रहे, एक दिन दिखे भी तो किस परिस्थिति में, माइक ऊपर मत करना, तो कोई भी बता रहा। उनकी सोच को दर्शाता है, वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, ये स्पष्ट। अच्छा ये बताइए, अरे भाई हम लोग प्रदर्शन उस दिन भी उनके दल के नेता का विरोध किए थे, आज भी करेंगे। तेजस्वी यादव को माफी मांगना। आज ये 85% आरक्षण की मांग को लेकर कोर्टिको में, अब बताइए मामला न्यायपालिका में है, अब इस पे तो इतना तो होना चाहिए ना कि न्यायपालिका से, अब खैर ये मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, हम इतना जानते हैं कि वो मामला न्यायपालिका में, न्यायपालिका से जिस दिन उस पर कोई डिसीजन आएगा तब आप के लिए काम किया है हमारे नेता 50 साल राजनीतिक वेदा करियर आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान ने 6 लेकिन तेजस्वी से माफी मांगने की यहां पर बड़ी मांग रख दी गई है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में तेजस्वी माफी मांगते हैं या नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा के अंदर ये हंगामा हुआ है। मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पहले तो पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। विवादित टिप्पणियों का दौर तो शुरू हो चुका, लेकिन किस तरह की बयानबाजी और अब जो माफी मांगने की मांग की गई है, क्या लगता है कि माफी मांगी जाएगी? देखिए, बिहार विधानसभा की बात करें तो काफी दोनों सदनों हंगामेदार चल रहा है। ऐसे में कुमार सर्वजीत जो पासवान है वो रामविलास पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जो लोजपा रामविलास के संस्थापक हैं, उनको बेचारा शब्द जैसे उपयोग किए, उसी को कहीं ना कहीं एलजेपी आर को लग रहा है कि बेचारा शब्द जो है कहीं ना कहीं एक गाली शब्द है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का साफ शब्दों में कहना है कि बेचारा शब्द कब से गाली होना शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर दोनों पक्ष और विपक्ष की बात करें, चाहे लोजपा रामविलास की बात करें या फिर
राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो दोनों आमने सामने बिहार विधानसभा के मेन गेट पे दिखे और दोनों एक दूसरे को, एक तरफ राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं एलजेपी-आर का, उनका साफ शब्दों में कहना है कि तेजस्वी यादव के इशारे पे इस तरीका से हमारे नेता, जो स्वर्गीय नेता हैं, जो जी। दलितों की आवाज को उठाने का काम किया करते थे, उनको अशब्द प्रयोग किया गया है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें सदन में आकर के माफी मांगना चाहिए, क्योंकि एक तो वो सदन आते नहीं है, दूसरी तरफ अपने नेताओं से बुलवाते हैं कहीं ना कहीं हमारे नेता के खिलाफ। ऐसे में राजू तिवारी आज से कहें तो पूरी तरीका से एलजेपी-आर को बैकफुट पर लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में यह संकेत दिया है कि अगर इस मामले में तेजस्वी यादव भरे सदन में आकर के माफी नहीं मांगेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। जी ठीक है, धन्यवाद जानकारी के लिए। हमारे साथ मनीष पांडे पटना से ज्वाइन किए हुए थे। फिलहाल विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा और प्रदर्शन जैसी स्थिति कम से कम शुरुआती तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि बन रही है या हो रही है। पश्चिम बंगाल का जरा रुख करते हैं, जहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर तो चल ही रहा है, लेकिन इस बीच पहली इस तरह की अपने आप में कार्रवाई 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से भी इस बीच एक बयान आया है जिसने खलबली मचाई है, जो कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो तृणमूल कांग्रेस के कहने पर कर रहे हैं, टीएमसी जो कुछ कहती है उनके इशारों पर, और कई लोग अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हैं। दरअसल ये कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई और निर्वाचन आयोग ने इन 7 अधिकारियों के खिलाफ जब एक्शन लिया है तो कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं कि मतदाता सूची में इन तमाम लोगों ने एसआईआर के मामले के बीच ड्यूटी में गंभीरता के बजाय लापरवाही की, काम सही तरीके से नहीं किया। इसका हवाला तो वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आयोग की तरफ से आज सुबह जो नोटिफिकेशन आया तुरंत कार्रवाई इन पर लागू हो। अब जाकर स्टेट गवर्नमेंट पर या जो राज्य सरकार है उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 है उसकी धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई जब चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, अब पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव, उनको भी इस मामले में कहा गया है कि वो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से करें, उनको आदेश दिए गए हैं। आयोग ने एक जो अधिसूचना जारी की है और आधिकारिक बयान भी सामने आया कि ये कार्रवाई कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने में देखी गई जो गंभीर अनियमितताएं हैं, कमियां हैं, लापरवाही है, उसको देखते हुए किया गया है। साथ साथ बयान के मुताबिक ये कार्रवाई मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण से जुड़ी है। एसआईआर इस समय चल रहा है और 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में, खुद मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में इस पर गवाही दे रही है, बात कर रही है कि इस प्रक्रिया को ईमानदारी से निभाया जाए, लेकिन ये पहला इस तरह का मामला बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जहां पर चुनाव आयोग सख्त मोड में नजर आया हो और 7 अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और टीएमसी के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके टीएमसी और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सभी मतदाताओं को विश्वास और भरोसे में लेके काम होना चाहिए और इस काम में पश्चिम बंगाल की सरकार और उनके अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी का परिणाम मुझे लगता है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने किया है। तो आगे आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हैं वो संभल जाएं, नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसे ही कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, चूंकि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए और ऐसा चुनाव होना चाहिए जिस पर जनता का पूरा भरोसा हो। प्रधानमंत्री आज एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं सर। ये अच्छी बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव देश के लिए और देश की प्रगति के लिए। चलिए, ये खबर आपके सामने थी, लेकिन अब जरा रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर एक और इसी तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है और पूरे ग्रुप को प्रशासन की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार का एक मामला था, एसपी के बिश्नोई की तरफ से भ्रष्टाचार के इस मामले में कार्रवाई की गई है और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एसओजी की जो टीम जो इसमें जांच के लिए जिसको कहा गया था जिम्मेदारी देनी है,
वो इस पूरे मामले में सस्पेंड करनी पड़ी है। और एक व्यापारी से अवैध वसूली के मामले में ये कार्रवाई शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक की गई है, जिसमें कुछ बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इस तरह के पहले से निर्देश मिल रहे थे और जिन लोगों को सस्पेंड करना पड़ा है उसमें शुरुआती रिपोर्ट्स ये हैं कि 30,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। एसओजी की पूरी टीम जिसको निलंबित करना पड़ा है, जिसमें 7 पुलिसकर्मी है। और इसके अलावा शिकायत जब हुई है तो एक कबाड़ी की शिकायत को बहुत गंभीरता से पुलिस की तरफ से लिया गया। एसओजी का इंचार्ज है, प्रभारी है, जिस पर जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने तमाम साथियों के साथ ये इस केस में फंसा है। और बड़ी कार्रवाई को पुलिस महकमे में हड़कंप इससे तो मचा है, लेकिन कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें शायद और भी अधिकारी, ये निचले स्तर पर वो तमाम लोग जो काम कर रहे थे, एसओजी टीम का हिस्सा थे, उन पर तो एक्शन हुआ है, लेकिन जब इस तरीके से एक्शन मोड में संबंधित विभाग हो, प्रशासन हो, तो बड़ी मछलियों को जाल में फंसाना इस भ्रष्टाचार के मामले में या इसके अलावा भी केसेस में जरूरी है। एसपी के बिश्नोई की तरफ से बड़ी कार्रवाई फिलहाल उस केस में की गई है जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा चर्चित था और पुलिस महकमे को दागदार होना पड़ा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार हो रही थी और समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर चरम पर चल रहा है, जिसमें एसओजी की टीम को निलंबित कर दिया गया है और ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर आज हुई है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम किस तरह से कर रही है। विजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते आए हैं, एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। खुलासा मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कार्रवाई की और उसके बाद जो कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पहली मर्तबा एसपी ने कार्रवाई नहीं की है, इससे पहले बहुत बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। इस कार्रवाई के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो कबाड़ी बिलायत मुरादाबाद का रहने वाला था, ई कचरे के साथ गिरफ्तार किया और पैसे लेना सबसे बड़ी बात है, उसको 2 दिन हिरासत में रखा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिला लेवल पर सबसे विश्वास पात्र अगर कोई टीम होती है तो कप्तान की एसओजी होती है। हालांकि सारी सिक्योरिटी जनपद की कप्तान के अंडर आती है, सभी विश्वास पात्र है, लेकिन अति विश्वास के साथ इस टीम का गठन होता है जिसका नाम होता है एसओजी। जनता में इतना विश्वास होता है कि अगर एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया है तो निर्दोष जेल नहीं जाएगा और दोषी बच नहीं सकता। उस विश्वास वाली टीम ने इतना बड़ा धोखा कप्तान के साथ किया, जो कप्तान को नागवार गुजरा। और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अपनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, अपराध के खिलाफ, सख्ती के खिलाफ सख्ती से पेश आते हैं। कोई भी टीम काम करती है तो किसी न किसी संरक्षण में करती है। अब एसओजी की टीम को निलंबित किया गया है, क्या आने वाले समय में कुछ और चेहरे भी सामने आएंगे? बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अब तक जो जांच, जो कार्रवाई हुई है वो संबल सीओ आलोक भाटी की रिपोर्ट पर हुई है। और आलोक भाटी ने एक बार और अगस्त में बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें चौकी प्रभारी सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों को, पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया था कप्तान ने। और उन्हीं आलोक भाटी ने फिर रिपोर्ट दी है एसओजी की। तो इसके बाद जो रिपोर्ट है, अब जांच है, वो संबल के एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह को सौंपी गई है। कुलदीप सिंह क्या रिपोर्ट देते हैं उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई और अमल में लाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्दी पर एक तरह से दागदार किया है एसओजी टीम ने और उसी की खामियाजा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कप्तान लगातार कार्रवाई करते रहते हैं। अब तक कई थाना प्रभारी और कई इंस्पेक्टर को निलंबित कर चुके हैं। जनता के साथ आचरण हो, चाहे अमानवीय व्यवहार हो या फिर जन सुनवाई हो, इस मामले में कोई कोताही एसपी नहीं बरतते हैं और वो अपनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। अच्छा विजेंद्र, ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी कि कानून व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है, जो दावे पेश किए जा रहे हैं वो जमीनी सतह पर नजर नहीं आ रहे, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है सरकार, दावा कर रही थी, उसी का नतीजा है ये बिल्कुल। देखिए सर, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि जनपद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हथेली गर्म करती है, कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी ओर था और उसी पर लेकर कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी सख्त निर्देश है और वो कहते नजर आते हैं जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। और उसी जीरो टॉलरेंस को लेकर आज एसपी ने जो कार्रवाई की है, इससे पहले भी कार्रवाइयां की हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के तहत कितने लेखपाल, एसओ और जो गिरफ्तारियां हो रही है, एंटी करप्शन टीम कार्रवाई कर रही है। तो लगातार जीरो टॉलरेंस की ओर विजेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। एक साफ संदेश केस के जरिए और इसमें सस्पेंशन के बाद दी गई है। अब जरा आपको सड़क हादसों की तरफ भी ले चलते हैं। एक सड़क हादसा हुआ है सीमावर्ती पुंछ जिले के अंदर और सुबह 6:30 बजे के आसपास होने वाले इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। ड्राइवर के कंट्रोल से गाड़ी बाहर गई है और चकराड़ा मंडी में यह हादसा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा शायद रात को हुआ था या सुबह व्यक्ति का शव इस इलाके से बरामद किया गया है। इस बीच पुलिस की तरफ से लीगल और मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये जो वैगनार गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी,
इसमें जांच की जा रही है, लेकिन इलाके के अंदर इस हादसे के बाद कोहराम मचा है। ये तकरीबन 50 से 60 फीट गहरी खाई में गाड़ी गई है। एक ही व्यक्ति इसमें था जो ड्राइवर था, खुद गाड़ी चला रहा था, जिसकी जान चली गई है। मोहम्मद जुबैर के तौर पर इसकी पहचान हुई है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। और स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में इस समय लेकर सब जिला अस्पताल पहुंचकर जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी वो इस समय की जा रही है। और इस व्यक्ति का ताल्लुक भी इसी इलाके से जहां पर हादसा सुबह सुबह हुआ है। JK 126143 नंबर की ये गाड़ी है जो बड़े हादसे का शिकार हुई है। ये वाहन खाई में गिर गया है और एक ही व्यक्ति इसके अंदर सवार था, लेकिन पुंछ के अंदर आप देखिए ये बड़ा हादसा पेश आया है। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार इस पर कार्रवाई करने की भी बात होती है। इरफान मुगल हमारे संवाददाता मंडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, कारण क्या है जिस तरह से नियंत्रण खो देना बताया जा रहा है, लेकिन किस तरह का वो इलाका था जहां पर ये हादसा पेश आया है और वजह क्या मानी जा रही है? जी आशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है ये सड़क हादसा जो है बताया जा रहा है कि चकराड़ा के मुकाम पर ये हादसा पेश आया है। और ये शख्स जो मोहम्मद जुबीर के नाम से जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये सादसा की जानिब जा रहा था। और बताया जा रहा है कि चकराड़ा के मुकाम पर जो है इसी दौरान जो है एक सड़क हादसा पेश आया, जिस दौरान जो है इसकी मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। उसके बाद जो है इलाके में शोरगुल हुआ और मुकामी जो पुलिस टीम भी मौका पर पहुंची और मुकामी लोगों की मदद से लाश को जो है सब जिला अस्पताल मंडी मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी लवाजमात पूरे किए गए और लाश को जो है वो वर्षा के हवाले कर दिया गया। सबसे बड़ी जो बात इसमें ये सामने आ रही है, चूंकि मंडी के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। अक्सर कई सड़क हादसा जो है रौनमा होते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं और साथ साथ कई लोगों की जो है वो अपाहिज भी हो चुके हैं। धन्यवाद इरफान जुड़ने के लिए। लेकिन सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर आज मुंबई फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे और पत्नी के साथ पहुंचेंगे इमैनुअल मैक्रो, और वहां पर तमाम बड़े समझौते होने की अटकलें जरूर लगाई जा रही है। ये बड़ी अपडेट है और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। राफेल को लेकर दोनों देशों में ये बड़ा समझौता हो सकता है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी ब्रिगिड मैक्रो आज यहाँ मुंबई पहुंचेंगे। इम्पैक्ट समिट में भी जो मैंने शुरुआत में एक खबर में हमने आपको बताया कि 12 स्पीकर हैं, उनमें इमैनुअल मैक्रोन भी है। और ये दौरा इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि 114 राफेल भारत को मिलने हैं, जिनमें 24 से 25 ऐसे राफेल हैं जो 5.5 जनरेशन के होंगे। और एक तो वो डील होनी है, दूसरा कल लोक भवन के अंदर मुंबई में जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री की मुलाकात है और 11:30 बजे के आसपास आधी रात को मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इमैनुअल मैक्रोन अपनी पत्नी के साथ उतरेंगे। तो उनका स्वागत खुद प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ तक की जानकारी है कि मुख्यमंत्री भी राज्य के उनके साथ हो सकते हैं, करेंगे। और ये दौरा न केवल AI समिट के लिए इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो राफेल जिनने ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, 100 से ज्यादा राफेल डील पर भी इस बार हस्ताक्षर दोनों तरफ से होने वाले हैं। चलें, तो फिलहाल आज आप देखिए किस तरह से तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखी, लेकिन मुंबई में भी आप देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचेंगे और बड़ी डील्स होने की बात सामने रखी जा रही है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।